नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2022 एग्जाम आने वाला है दिसंबर में। आपका इसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका MCQ चल रहा है, ठीक ना। कुछ MCQ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। प्रश्न देखिएगा, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से, ठीक ना, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। पहला है कि उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कह सकती है। दूसरा, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर, ठीक है। तीसरा है, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक गृह कार्यों में देकर। चौथा है, उनमें असफलता का भय पैदा करके जिससे वह स्वयं मेहनत करें। तो यहाँ पे जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, उनको पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों को शिक्षिका द्वारा आपको क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे उपयुक्त सहायता प्रदान करके तथा कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर उसकी मदद कर सकती हैं। और हाशिए पर रहने वाले मुख्य सामाजिक समूहों से अलग हो जाते हैं, तो जिसके कारण उनमें बहुत सी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस समूह में आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षिका को मुख्य रूप से सहायता करनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अगला है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। यहाँ ए देखेंगे, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का वियोजन करना। बी है, विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। सी है, विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। फिर डी है, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। तो यहाँ समावेशी विकास का उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक ना। अब अगला है कि समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है, ठीक ना। दूसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा की मांग होती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए, ठीक ना, पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना, ठीक ना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षण द्वारा की जा सकती है। देखिएगा, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को, ठीक है, विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों के द्वारा की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। ये इस वाले बच्चे क्या करते हैं, शब्दों की पहचान, इसका उत्तर है शब्दों की पहचान, विसंकेतन और साथ ही साथ वर्तनी में संघर्ष करते हैं, ठीक है ना। इनको पढ़ने में थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? ठीक ना। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? जो प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं निश्चित रूप से निरंतर प्रवीण होगा, अभिमुखीकरण व्यवहार होगा, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान कर लेगा, बौद्धिक जिज्ञासाएं भी होंगी, लेकिन समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल एवं परिपक्वता नहीं होगी। ठीक ना। इसमें क्या कमी पाई जाएगी? समकक्षियों की तुलना में आपका उच्चतर सामाजिक कौशल, उच्चतर सामाजिक कौशल एवं परिपक्वता में कमी होगी। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में कई भ्रांतियां हैं। तो इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी अगर बच्चों में कोई भ्रांतियां हैं तो बच्चों की भ्रांतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? बच्चों की भ्रांतियों को दूर कैसे किया जा सकता है? तो इनमें हम लोग देखेंगे कि इसका उत्तर कि विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे समझ का दोबारा निर्माण और कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, ठीक ना, भ्रांतियों की पहचान भी ज़्यादा उपयुक्त होगी। इसके बाद अगला है कि आपका माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को, ठीक ना, क्या करना चाहिए? माध्यमिक स्कूल के, ठीक ना, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं तो उन्हें विद्यार्थियों की त्रुटियों उसे बतानी चाहिए, उसकी असफलता बताने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की त्रुटि पूरी कक्षा को बतानी चाहिए, उसे अपमानित करने के लिए बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में ऐसी कोई त्रुटियां न करे, ये भी नहीं करना चाहिए। बल्कि विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि अपनी त्रुटियों की पहचान कर उसमें काम कर सके। तो यहाँ बच्चों को त्रुटियों की पहचान कर एक अवसर देना ताकि उसे वह दूर कर सके, ठीक ना, इस चीज को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन कारण से है, ध्यान से सुनिएगा। अधिगमकर्ताओं ने में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई बार समाचार पत्र लेकर आती है जिन विषय पे एक विशेष लेख का खबर है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने के लिए कहती है। कारण माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक ना। कथन सही है लेकिन उसे कारण मैच नहीं करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न को देखेंगे, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना,
अभिप्रेरणा के रूप में प्रेरणा के रूप में, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। सही। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। तो इससे क्या है, इस तरीके के नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलेगा, नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इस तरफ नहीं करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? ठीक ना, किसमें, ठीक ना, अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करने के लिए, ठीक है, इसमें उत्तर होगा समस्या समाधानों पर, ठीक है, समस्या समाधान की रणनीतियों पर चिंतन, रणनीतियों पर चिंतन हेतु अभिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। अगला है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो सबसे उचित तरीका यही होगा कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों को सुस्पष्टीकरण के द्वारा प्रोत्साहित करके। अगला है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, ठीक है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते रहते हैं या होते रहना चाहिए, ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो देख लीजिए, विद्यालय में शिक्षिकाओं का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विकास जो है, ये सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों की चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला है कि कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? तो गर्व, उम्मीद और आनंद जो है ये हतोत्साहित नहीं करेगा, लेकिन बोरियत जो होगा वो विद्यार्थियों की अधिगम में हतोत्साहित करेगा। अगला प्रश्न है, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अपनी शिक्षण विधियों का चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगले फिर बाल और विकास का नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें विभिन्न प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।